हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दैट मींस इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर पर डिस्कस करेंगे। हमने 9th क्लास में ही समझा था कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। जैसे कि x कोई वेरिएबल है एंड उसके साथ a कोई कोफिशिएंट है तो और हम एक नंबर b ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर b ले लेते हैं। तो अगर ax b इस तरह से कोई इक्वेशन हमारे पास है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे ax b 0। तो इज इक्वल्स टू में ये जीरो लिखकर इस टाइप से जो फॉर्म बनाई जाती है ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है 1। तो जिन इक्वेशंस में वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है वे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं? सिर्फ एक वेरिएबल जो है x। तो ये सिर्फ x वेरिएबल को यूज करती हुई लीनियर इक्वेशन है। दैट मींस ये 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज कर लें, जैसे कि ax by c 0, तो इस तरह से ये जो लीनियर इक्वेशन होगी इसमें 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं x एंड y। तो इस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पर ये जो a b एंड c है ये सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं। एंड जिस तरह से यहाँ पर कंडीशन होती है कि a नॉट इज इक्वल टू 0, ये एक मस्ट कंडीशन है, a 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी एक मस्ट कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को शो करने के लिए आपके बुक में एक कंबाइंड कंडीशन दिखाई जाती है। इस तरह से लिख दिया जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होगा तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि a एंड b 0 नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये 2 वेरिएबल्स वाली एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इन्हीं 2 वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम एक और इक्वेशन बना लें px qy r is equals to 0, तो इस इक्वेशन के अंदर भी हमने x और y ही यूज किए हैं। तो 2 सेम वेरिएबल्स को यूज करते हुए अगर हम 2 लीनियर इक्वेशंस तैयार करते हैं तो ये जो कंबाइंड अगर इनको लिया जाए तो हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर हमें यही समझाया गया है 2 linear equations in same 2 variables are called a pair of linear equations in 2 variables. The most general form of a pair of linear equation is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x b2y c2 is equals to 0. यहाँ पर ये जो a, b and c ये सभी जो कांस्टेंट्स हैं ये सभी रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड इनमें जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इससे हमने समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस हेडिंग का मीनिंग क्या है। ओके, अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। हम जानते हैं कि हर एक इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। x एंड y ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो हमें वैल्यूज मिलती है सोल्व करने के बाद इन्हें ही हम कहते हैं सॉल्यूशंस। उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दैट मींस x एंड y की वैल्यूज। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन है ax b, तो x कितना आएगा? b अपॉन a। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आया है। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो x एंड y की जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगी वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहे जाएंगे। ओके, लेकिन जब बात आती है पेयर की तो पेयर के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाए, हमें x एंड y की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमें सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इस वजह से इक्वेशंस के 2 नाम रखे जाते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस का मतलब क्या है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। दैट मींस अगर कंबाइन करने से कोई एक सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है तो हम इन इक्वेशंस को कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस।
दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ओके। लेकिन अगर a pair of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution, अगर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने से कोई सॉल्यूशन, कोई भी कंबाइंड सॉल्यूशन नहीं मिलता है जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर हमें नहीं मिलता है, तब इन इक्वेशंस को कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। दैट मींस इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ओके। तो हमने यहाँ पर ये दो वर्ड्स सीख लिए हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस किसे कहते हैं, ओके। एंड नाउ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल्स के थ्रू इन इक्वेशंस को शो किया है, ओके। तो यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है, तो ये जो हमने ऊपर दिखाया है यही अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड सेकेंडली इनको ग्राफ पर भी प्लॉट किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये जो दो लाइंस है इनके बीच तीन टाइप के रिलेशंस हमें मिलते हैं, ओके। कैसे? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर हमने इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया, ओके, एंड यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये x एक्सिस है, ओके। अब अगर हमें ये कहा जाए कि इस लाइन को ग्राफ पर प्लॉट कीजिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, दैट मींस किसी लाइन को शो करती हुई इक्वेशन है, ओके। तो हमने क्लास 9th में भी ये सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे दिखाया जाता है। हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से एक सॉल्यूशन बॉक्स तैयार करते हैं, ओके। यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम x की वैल्यूज रखते चले जाएं, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। लेट्स से हमने x की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी एंड 2 रखी, तो y की भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। लेट्स से 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी। जब हमें a1, b1, c1 यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स दिए जाएंगे, कुछ रियल नंबर्स दिए जाएंगे, तो हमें इस टाइप से कुछ पेयर्स बन जाएंगे। 0, 2 ये एक पॉइंट का पेयर बना है, ओके। 1, 3, 2, 4, तो इनकी हेल्प से हम इनको ग्राफ पर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम इस लाइन को लेट्स से इस तरह से ये शो हो जाती है, ओके। अब हमसे कहा जाए कि इस दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से एक लाइन की फॉर्म में शो कीजिए, तो मान लेते हैं कि दूसरी इक्वेशन इस तरह से शो होती है, ओके। तो हमने क्या देखा कि दो लाइंस हमने ड्रॉ की है एंड उनको ड्रॉ करने में वो दोनों इंटरसेक्ट हो गई हैं। तो पहली कंडीशन हमें मिली कि दो लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट हो सकती हैं, ओके। तो ये हमें मिला है पहला पॉइंट, दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। इसी तरह से हम देख सकते हैं अगर कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है एंड उसी के साथ दी गई पेयर वाली दूसरी लाइन इसी तरह से ड्रॉ हो जाती है, तो वो दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। तो ये सेकंड कंडीशन है कि या तो वो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है या फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, ओके। एंड एक थर्ड कंडीशन है कि जब वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, जब वो पैरेलल भी नहीं है, तब तीसरी कंडीशन में वो कैसी हो सकती है? अगर मान लेते हैं कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है एंड दूसरी लाइन के भी सेम पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो वो भी लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी, ओके। दो लाइंस हैं, अलग अलग उसके कोफिशिएंट्स हमें दिए गए हैं, देखने में अलग अलग लगेंगी, लेकिन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेम दिखाई देंगी। तो ऐसी लाइंस भी हो सकती हैं। तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हुई पैरेलल लाइंस, और इसे कहते हैं कोइंसाइड लाइंस, ओके। तो फर्स्टली हमें मिली है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड हमें मिला पैरेलल लाइंस, एंड थर्ड हमें मिला कोइंसाइड लाइंस, ओके। अब ये तो मिला हमें रिलेशन जो कि इन दो इक्वेशंस के बीच में हो सकता है। अब इन रिलेशंस के थ्रू हम इनके सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है तो इनके कितने सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है। ये एक कॉमन पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हमें x और y की कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं 1 एंड 2 इस तरह से कोई वैल्यू मिली है, तो ये जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है,
ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि इन दो लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला है और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, आगे कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मींस इनके पास एक ही सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको कहा यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग वर्ड से ही हमें ये रिलेशन मिल रहा है कि इनके पास कितने सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। ओके, अब हम देख सकते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। दैट मींस जो पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं वो पॉइंट्स इस लाइन पर लाई नहीं करेंगे। दैट मींस जो वैल्यूज x और y की इस लाइन पर मिलेगी वो वैल्यूज इस लाइन पर नहीं है। यानी कि ये दोनों लाइंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं हो रहे हैं, यानी कि इनके कोई भी कंबाइंड सॉल्यूशन नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, हर एक इक्वेशन के पास अपने अपने सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कंबाइंड सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि पेयर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन वर्ड से आपको याद आ रहा होगा कि ये जो वैल्यूज होती हैं x एंड y की, ये जो पेयर होता है जो कि इस लाइन पर लाई करता है, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस लाइन का एक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन क्या होता है, इस लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर लाई करता है, तो वही पॉइंट इन इक्वेशन का कंबाइंड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो पैरेलल लाइन के पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों पर लाई करे, इसके पॉइंट्स अलग हैं और इसके पॉइंट्स अलग हैं। ओके, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशंस। दैट मींस इस पेयर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब देख सकते हैं कॉन्साइड लाइंस। अब अगर कॉन्साइड लाइंस हैं तो जब पहली बार हमने लाइन ड्रॉ की थी इस तरह से, तो उसके ऊपर ये पॉइंट्स थे। ओके, और ये सभी इस लाइन के सॉल्यूशंस थे। ओके, यानी कि पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस थे। अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई है। दैट मींस इस लाइन पर भी ये पॉइंट्स लाई करते हैं, सेम पॉइंट्स। तो जितने पॉइंट्स पहली लाइन के ऊपर है वही सेम पॉइंट्स दूसरी लाइन के ऊपर है, तो वे सभी इन पेयर के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। दैट मींस हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। जब दो लाइंस कोइंसाइड करती हैं, वे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि हर एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन है। ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास बहुत से न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्व करने के लिए, बहुत सी इक्वेशंस हमें दी जाएंगी। उन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन ये सभी टॉपिक्स हमको अच्छे से क्लियर होंगे। अब हमारे पास आता है दूसरी टाइप का रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, अगर हम किसी भी दो इक्वेशंस को ग्राफ पर शो नहीं करते हैं, तब हम ये कैसे बता सकते हैं कि वे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल है या फिर वो कॉन्साइड है। तो इसको फाइंड करने का एक दूसरा तरीका है। ओके, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, सिर्फ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, तब हम उसके थ्रू इन चीजों को कैसे चेक करते हैं। तो इन चीजों को चेक करने का हमारे पास क्या तरीका है। फर्स्ट कंडीशन, a1 अपॉन a2। हमें हमेशा जो भी इक्वेशंस दी जाएंगी उनमें x एंड y वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स लिखे हैं प्लस एंड माइनस साइन उसके साथ इंक्लूड करना है हमें। ओके, जैसे कि अगर हमें दिया गया 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y का जो कोफिशिएंट b1 है वो कितना है, -3। ओके, तो इस तरह से माइनस साइन को हमें अपने साथ लेकर चलना है। ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करना है a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आई है, एंड उसके बाद चेक करना है b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आई है। अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये दो रेशोज हैं, ये रेशोज अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि हमें फर्स्ट कंडीशन मिली है कि ये जो लाइंस होंगी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो हमने ग्राफ प्लॉट किए बिना ही सिर्फ हमें ये इक्वेशंस दी गई थी
उनके हमने कोफिशिएंट्स उठाए, उनके रेशियोज बनाए एंड रेशियोज से ही चेक कर लिया कि वे दोनों लाइंस अगर ड्रॉ की जाए तो वे इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो ये हुआ पहला तरीका। ओके, नाउ पैरेलल लाइंस कैसे पता करते हैं? पैरेलल लाइंस के लिए हम a1/a2 एंड b1/b2 इससे आगे बढ़ेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हमें मिल जाती हैं एंड थर्ड कंडीशन है c1/c2 इक्वल नहीं मिलता है। ओके, तो इस कंडीशन में हमें लाइंस जो होंगी हमारी वे पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमने क्या देखा कि हमने ड्रॉ किए बिना ही सिर्फ इन रेशियोज को फाइंड करते हुए एंड इनकी वैल्यूज को कंपेयर करने से ही हमें ये पता चल गया कि वे लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हुई दूसरी कंडीशन। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास? सिर्फ दो रेशियो ही हमने चेक किए थे। अगर ये दो ही एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो हमें c1/c2 पर नहीं जाना है, हमें उस पर वर्क नहीं करना है। अगर पहले ही ये चीज कैंसिल हो गई है तो हम डायरेक्टली ये कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब अगर पहले नंबर पे हमें इक्वल साइन मिल रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ने पे इक्वल साइन नहीं मिल रहा है, कोई डिफरेंट रेशियो हमें मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन, कोइंसाइड लाइन होने की कंडीशन क्या है? कैसे चेक करते हैं? अगर ये सभी रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, तो इस कंडीशन में वे लाइंस कैसी हैं? कोइंसाइड लाइंस है। दैट मींस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ओके, तो इस तरह से हमने ये ग्राफिकली भी देखा एंड ये अलजेब्रिकली भी देखा कि इन्हीं दो लाइंस के बीच में ये तीन रिलेशंस किस तरह से चेक किए जाते हैं। अब अगर इन रेशियोज के थ्रू हमसे ये पूछा जाए कि जो हमने लाइंस दी है या फिर जो हमने इक्वेशंस दी हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये चीज हम कैसे बता सकते हैं? हमने सबसे पहला ये रेशियो बताया कि इससे ये पता चलता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनसे इंटरसेक्टिंग लाइंस से ये पता चलता है कि इनका एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है। दैट मींस इक्वेशंस कैसी है? कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। तो इस रिलेशन से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो कैसी इक्वेशंस हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, जब हमें ये सेकंड कंडीशन मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वे पैरेलल हैं। ओके, तो यहाँ हम कहेंगे inconsistent equations. Okay, and third condition में जब वो coincide कर रही है, that means हमारे पास infinite solutions है, तो वे equations कैसी हैं? Consistent equations हैं. Okay, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे? Consistent equations. Okay, and now अब बात आती है solution find करने की। अगर हमें कोई भी दो lines ऐसी दे दी जाए जो कि intersecting lines हैं, तो उन इंटरसेक्टिंग लाइन का जो एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? हम सबसे पहले उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि ग्राफ के थ्रू उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए तो सबसे पहले हम उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे एंड वो जहां पर भी कट होंगी उस पॉइंट को हम देख लेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो वो जो x एंड y की वैल्यूज हमें मिली है उसी को हम कहेंगे उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो हमें x एंड y की वैल्यू मिल रही है इसी का नाम है सॉल्यूशन। ओके, यही हमारा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन अगर अलजेब्रिकली सॉल्व करने की बात कही जाए, अगर हमसे कहा जाए कि ग्राफ के थ्रू नहीं अलजेब्रिकली सॉल्व कीजिए, अलजेब्रिकली हमें ये सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाइए, तब हमारे पास तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के। वो तीनों मेथड्स क्या हैं? सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब इन तीनों मेथड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके लिए आपके पास पूरी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5। इन तीनों ही एक्सरसाइजेस में इन तीनों मेथड्स को कैसे यूज किया जाता है इसके लिए आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, वहां पर हम इन तीनों मेथड्स को यूज करना अच्छे से समझेंगे। ओके, जब भी हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक मेथड को यूज करने के लिए कहा जाएगा तो उस क्वेश्चन में हमें उसी मेथड को यूज करना होगा। अगर हम कोई दूसरा मेथड यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर गलत माना जाएगा, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ओके, तो जब भी कोई मेंशन मेथड होगा उसी को आपको यूज करना होगा क्वेश्चन में। ओके, अगर वहां पर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हमें सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, कोई मेथड मेंशन नहीं किया गया है, तो फिर हम कोई भी इन तीनों में से मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से चैप्टर बहुत ही इजी है। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है एंड ये इंट्रोडक्शन में जितनी भी पॉइंट्स आए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको स्लोली सभी एक्सरसाइज को सोल्व करते करते समझ में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल लेते हैं तो हर एक पॉइंट को समझाने के लिए हमें हर एक एग्जांपल अलग अलग लेना पड़ेगा। इसके लिए हम एक्सरसाइज को जब सोल्व करेंगे तो वहां पर अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। सिर्फ हमें पूरे चैप्टर में अपने माइंड में क्या सेट रखना है, किन्हीं भी लाइंस के बीच में ये रिलेशन होता है, ये चेक करने का तरीका होता है एंड ये इक्वेशंस के नाम होते हैं। तो इस तरह से ये हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।